तो दोस्तों आज हम लोग पहले सेट को कंप्लीट करने वाले हैं जो 38वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे जो आपके बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको हर क्वेश्चन के आंसर करने के लिए मात्र 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको 5 सेकंड के अंदर ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। हम सबसे पहले बात करते हैं जंतर मंतर के निर्माण के बारे में। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराजा जयसिंह ने करवाया था। अगर हम बात करें जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था तो महाराजा जयसिंह ने करवाया था। अब देखिए महाराजा जयसिंह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इनकी रुचि किस में थी। इनकी जो रुचि थी वह खगोल विज्ञान में था। ये खगोल विज्ञान में काफी रुचि रखते थे, ठीक है। और यह जयपुर के अलावा बनारस, दिल्ली, उज्जैन और मथुरा में भी इन्होंने खगोल विद्याशाला यानी कि जंतर मंतर का निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा कहाँ, तो जयपुर के अलावा इन्होंने बनारस में, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में भी क्या किया था, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे, वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण के गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे एमजी रनाडे। कौन थे, एमजी रनाडे थे। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते हैं कि इनको 1913 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी लिखा था और भारत के राष्ट्रगान जो जन गण मन है, इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था जिसको ओनाल सोनाल बांग्ला कहा जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। देखिए तो साइमन कमीशन की बात करें तो यह भारत जो आया था 1928 में आया था, ठीक है। कब आया था, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन पहली बार जो है भारत आया था। देखिए 1942 किससे संबंधित है, तो 1942 जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 1917 की अगर बात करें तो यह रूसी क्रांति से संबंधित है। 1900 अगर हम 11 की बात करें तो इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बात करें 1909 को तो मॉडल मिंटो सुधार है। 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 1916 में आपको 17 भी देखने को मिलता है जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो 1916 और कहीं कहीं 1917 देखने को मिलता है। तो 1917 आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो अगर हम बात करें कांग्रेस की स्थापना की तो पहला स्थापना जान लेते हैं। तो इसका स्थापना जो हुआ था वह 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था और यह बंबई में ही हुआ था, ठीक है। जो गोकुल पाल तेजपाल जो विद्यालय संस्कृत महाविद्यालय वहीं पे हुआ था। हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। यह अधिवेशन था 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन सा था, तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, यहाँ पे क्या किया था, कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि लाहौर जो है किस नदी के तट पे स्थित है तो यह रावी नदी के तट पे स्थित है। किसमें, तो रावी नदी के तट पे यह स्थित है। और इसमें अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसको ध्यान रखिएगा। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था यहाँ पे अध्यक्ष कांग्रेस की बात करें तो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 भारत के इतिहास में किससे संबंधित है, यानी कि 1919 का जो इतिहास है भारतीय समाज में वह किससे संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में भारत की राजधानी बदली गई थी। ऑप्शन 2 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन से, या ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन से। देखिए बंगाल विभाजन की बात करें तो यह 1905 में हुआ था, आपको पता है। इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। ध्यान रखिए कौन से, तो लॉर्ड कर्जन इस समय भारत के वायसराय थे। हम बात करते हैं जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था तो यह रद्द किया गया था 1911 में। उस समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 1919 जो है भारतीय इतिहास में किससे संबंधित है, तो यह जालियांवाला बाग त्रासदी से, जहां पे जनरल डायर ने क्या किया था, अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया था जिसमें हजारों लोग जो है मारे गए थे, ठीक है। और यह कहाँ घटा हुआ था, तो पंजाब का एक जगह है अमृतसर, यहीं पे यह घटना घटी। बीपीएससी टीआरई 2.0 कक्षा 9 और 10 के लिए सामाजिक विज्ञान की वेस्ट बुक किरण पब्लिकेशन की एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे आधारित आ गई है। और दोस्तों इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है। तो टोटल इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित जो चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू है उसको भी दिया गया है। तो देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसे ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट की मदद से बाई कर सकते हैं। आप चाहे तो नजदीकी मार्केट से आप इसको खरीद सकते हैं।
हमने कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे, यानी कि वंदे मातरम गीत को किसने जो है यहाँ पे लिखा था। देखिए सबसे पहले अगर हम वंदे मातरम की बात करें तो इसको 1896 के जो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है, इसी में इस गीत को स्वीकार किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे 1896 के जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इस समय अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्ला एम सयानी था। ध्यान रखिएगा, रहमतुल्ला एम सयामी था इस समय अध्यक्ष। और वंदे मातरम को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसको पहली बार जो गाया गया था 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में इसको गाया गया था, ठीक है। और रहमतुल्ला एम सयानी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और इसी में भारत में वंदे मातरम की बात करें तो राष्ट्रगीत के रूप में इसको स्वीकृत किया गया था और इसको किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो भारत का राष्ट्रगान था, जो जन गण मन अधिनायक, इसको भारत के का जो राष्ट्रगान कहा जाता था, इसको स्वीकार किया गया था 1911 ईस्वी में, ठीक है। इसको भी कलकत्ता के अधिवेशन में ही। और यहाँ पे कौन लिखे थे, तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। और यहाँ भारत के राष्ट्रगान के अलावा इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था, जो उनाल सुनाल बांग्ला था, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, इनके बारे में 1913 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे चलते हैं कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि पाकिस्तान की अलग मांग किसने किया था। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह 1906 में किया गया था। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो अभी हमने आपको ऊपर में बताया कि 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ए ह्यूम जो थे इसके स्थापना किए थे, ठीक है। और जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे, तो WC बनर्जी थे। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, इसके पहले जो अध्यक्ष थे कौन थे, WC बनर्जी थे। और भारत सचिव कह सकते हैं या इसके अध्यक्ष जो संस्थापक थे वह एम ह्यूम था, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का वह थे बद्रुद्दीन तैयब जी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय सेना सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। कौन सा जो भारतीय प्रसिद्ध नेता है जिसको सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, तो वह नेता कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो भारतीय नेता जो है सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं, उनका नाम क्या है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान उनका पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वह कौन थे। देखिए हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं तो यह हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पहला युद्ध की बात करते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो यह हुआ था आपका 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा कब हुआ था, 1939 से 1945 तक। और यहाँ पे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वह 1940 से लेकर 1945 तक कौन थे, तो वह थे विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल यहाँ पे इंग्लैंड के जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय थे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वह कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी नयनतारा सहगल। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, अबू कलाम आजाद। अगर हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो आप बोलेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, भारतीय खोज, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। और फिर बात करें गोल्डन थ्रेशोल्ड अगर बात करें तो यह सरोजनी नायडू के है। अगर हम बात करें ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम की बात करें तो यह नयनतारा सहगल की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हो जाएंगे यह हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा भारत एक खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। आगे चलते हैं, लाइफ डिवाइन अगर पुस्तक की बात करें तो यह जो है किसका है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, एस राधाकृष्णन, मूलराज आनंद, अरविंद घोष या स्वामी विवेकानंद। देखिए एस राधाकृष्णन जो है भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना इनके बारे में। हम बात करते हैं यहाँ पे लाइफ डिवाइन, तो यह अरविंद घोष की पुस्तक है। किसकी है, अरविंद घोष की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो देखिए भारत की सामग्री जो नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को, वह किया गया था 1858 ईस्वी में, यानी कि पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके तुरंत बाद, ठीक है, जो यहाँ पे दिल्ली दरबार लगाया गया था। अब देखेंगे महारानी विक्टोरिया के भारत की सामग्री जो है नियुक्त किया गया था, तो यह हो जाएगा 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला की कला की जो गंधार शैली है निम्नलिखित में से कब फली थी। किसके शासनकाल में जो कला की गंधार शैली थी वह फली थी। देखिए अगर हम बात करें कला की गंधार शैली की बात, तो यह कुषाणों के समय में फली थी। किसके शासनकाल में, तो कुषाणों के समय में यह फली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है, यानी कि इसमें एक आपका जो है वह गलत है, गलत आपको बताना है। देखिए भीमसेन जोशी की बात करें तो शास्त्रीय संगीत गायन से बिल्कुल सही है, भीमसेन जो जोशी है यह शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित है। यहाँ पे अलार रखा जो है तबला से संबंधित है, देबू चौधरी जो है सितार से है, और एस.एम. सुब्बालक्ष्मी जो है यह बांसुरी से नहीं होगा, म्यूजिक से है, ठीक है, या इनका अलग है संगीत के क्षेत्र में। यह क्या है, यहाँ पे बांसुरी इनका नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि इनको कर्नाटक संगीत से संबंधित है। यह जिनका पूरा नाम क्या है, सुब्बालक्ष्मी जो है, एम एस सुब्बालक्ष्मी, इनको भारत रत्न भी दिया गया है और इन्हें कर्नाटक संगीत से नवाजा गया है। कर्नाटक संगीत से संबंधित व्यक्ति हैं और इनको 1998 में किया गया था, भारत रत्न दिया गया था। ध्यान रखिएगा, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ये बांसुरी से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, भीम जोशी जो हो जाएंगे शास्त्रीय संगीत गायन से हो जाएंगे, आलाद रखा जो हो जाएंगे तबला से हो जाएंगे, देवू चौधरी सितार से, लेकिन एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो होंगे ये संगीत के क्षेत्र से है। 1998 में इसको भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न राज्य और उसके लोकप्रिय नृत्य जो है इससे संबंधित आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है, देखिए बुर्रा हो गया, बुर्रा जो है आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, असम कहाँ का है, तो असम, बिहू जो है असम का है। आंध्र प्रदेश का बुर्रा हो गया, बिहू जो हो गया असम का हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें हिमाचल प्रदेश का क्या हो गया, तो हिमाचल प्रदेश का आपका नटी हो गया। ठीक है, नटी जो हिमाचल प्रदेश का, और राजस्थान का क्या हो जाएगा, घूमर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें आंध्र प्रदेश में तो बुर्रा जो हो गया, बुर्रा कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। हम बात करें बिहू, तो बिहू कहाँ का है, असम का है। फिर से लगाते हैं, आंध्र प्रदेश का बुर्रा, असम का क्या होगा, बिहू हो गया त्योहार, और हिमाचल प्रदेश का नटी हो गया, और राजस्थान का घूमर हो गया। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन को आपको बताना है। पहला कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ये बात तो सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बात सही है। कहता है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, तो भारत में सरकार की जो है संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है, सही बात है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी बात सही है। लास्ट कहता है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है, ये बात गलत है। ठीक है, यह बात यहाँ पे बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को जनता सीधे नहीं चुनती है, ये बात ध्यान रखना है। वहां पे जो विधानसभा होते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। ठीक है, समझे, यानी कि पाकिस्तान में क्या होता है, जनता जो है प्रधानमंत्री का चयन नहीं करती है, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वे क्या करते हैं, वहां पे प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप जानते हैं इस चीज को तो जान लीजिए। अगला कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए, यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में कह रहा है कि इनकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर चुनाव लड़ना है तो 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी बात सही है। अगला है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, अभी बात सही है। हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बात गलत है। यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का यहाँ पे चुनाव जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है। अगर रोकने की बात है तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि इसको अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोका जा सकता है। लोकसभा अगर कोई स्वीकृति देती है तो उसको जो है 14 दिनों तक रोका जा सकता है। यह अनुच्छेद 109 का 2 के तहत, अनुच्छेद 109 का जो 2 है उसी के तहत यह कहा गया है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो इसको अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोका जा सकता है। अनुच्छेद 109 का 2। हालांकि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है। देखिए, तो भारतीय संविधान में अगर संशोधन की बात करते हैं तो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में होना चाहिए, तो ही आपका विधेयक यहाँ पे संशोधन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक अधिक जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे एक से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश के लिए, कौन सा उच्च न्यायालय है जहाँ पे एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो हम बात करें गुवाहाटी जो असम का है, तो असम में हो गया इसका, इसके अंतर्गत जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, असम आ गया आपका, अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया, मिजोरम आ गया। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक से अधिक हो गया, जैसे फिर से बताते हैं आपको, असम आ गया, आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया, मिजोरम आ गया। तो एक से अधिक जो उच्च न्यायालय हैं, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, सब इसी के क्षेत्र में आता है। हालांकि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि किसको, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको यह सौंपा जा सकता है। अगला कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता, जो भारतीय संविधान है और भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन बी राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, या तो भारत पहला व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति भारत का, और रक्षा बलों के सर्वोच्च भी होते हैं। देश के किसी भी भाग में आपातकालीन लागू करने का बिल्कुल है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का सभी सही है, लेकिन यहाँ पे जो गलत है वह है राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नहीं, यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पे कौन करता है, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाए।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए जो राज्यपाल होते हैं वे अधिकृत हैं, जो अनुच्छेद 164 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 164 कहता है कि भारत के अगर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात हो तो राज्यपाल वह उसको अधिकृत करता है, ना कि राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? देखिए, भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना भी चलाई गई थी जो कृषि से संबंधित है, 1951 से 56 तक। दूसरी चली थी 56 से 61 तक। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सिक्किम राज्य भारत का कौन सा राज्य बना था? यानी कि सिक्किम जो है भारत का कौन सा राज्य बना था? देखिए, तो सिक्किम के मामले में अगर बात करें तो इसमें संविधान का 35वां संशोधन किया गया था। जो संविधान का जो 35वां संशोधन हुआ था सिक्किम के लिए 1975 में हुआ था। ठीक है, 1975 में हुआ था। इसको राज्य के दर्जा द्वारा प्रदान किया गया और 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में क्या किया गया था? यहाँ पे अपनाया गया। जब यहाँ पे बात करें 36वें संविधान संशोधन की तो यह हुआ था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अगर बात करें सिक्किम की तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत जो 1975 में हुआ था, लेकिन इसको जो है संशोधन के द्वारा जो भारतीय संघ में शामिल किया गया था 22वें राज्य के रूप में। ठीक है, यह किया गया था 36वां संशोधन के द्वारा। आगे बात करते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की क्षमता क्या है? देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की क्षमता क्या है? तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति कौन सी? देखिए, भारत में जो पंचायती राज के लिए बनी जो समिति है वह है बलवंत राय मेहता समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता समिति इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सरकार की अगर हम बात करें पंचायती राज प्रणाली की विशेषताओं के बारे में तो यह हो जाएगा, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। यानी कि सरकार का यह मोटिव है कि पंचायती राज के तहत जो भी लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है? गांव और समाज को आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ठीक है, अगला है भूगोल से आता है क्वेश्चन कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है? अगर हम समुद्र तल पर बात करें तो पृथ्वी के सबसे निकट के स्थान को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का भाग जो होता है वो होता है आपका उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव भी आप जानते हैं। उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति है कौन है? तो रॉबर्ट पियरी है। ध्यान रखिएगा। और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले जो व्यक्ति है वो कौन से? एमुंडसेन नर्वे है। इसको भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ओजोन परत क्या बताता है? अगर हम ओजोन परत की बात करें तो यह क्या बताता है? यह बताता है कि पृथ्वी की सतह से कम 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है। देखिए, ओजोन परत बताता है क्या? कि पृथ्वी की सतह से ऊपर में 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है, यह ओजोन परत बताता है। अगला है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का प्रकाश कितना समय लगता है? ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को लगभग 8 मिनट लगता है। देखिए, कहीं कहीं आपको 8 मिनट 18 सेकंड भी दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है? जो बड़ी लाइन होती है उसके बीच जो दो पटरियां होता है उसकी अगर दूरी की बात करें तो फीट में अगर बात करेंगे तो क्या होती है? फीट में 6.5 फीट होती है। बड़ी लाइन के बीच दो पटरियों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो यहाँ पे फीट में 5.5 फीट होता है। जो बड़ी लाइन आप देखते हैं पटरियों के बीच में जो दूरी होती है वह 5.5 फीट की दूरी होती है फीट में। ठीक है, मीटर में देखेंगे तो 1.676 मीटर होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। देखिए, जो लक्षद्वीप टापू जो अवस्थित है वह कहाँ है? तो वह दक्षिणी पश्चिम भारत में है। लक्षद्वीप जो टापू अवस्थित है वो कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंध नदी किस नगर से होकर निकलती है? देखिए, सिंध नदी कौन सी है? आपको पता है नदी के बारे में? तो सिंध नदी जो है पेरिस से होकर निकलती है। कुछ नदियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि टेम्स नदी कहाँ है? तो टेम्स नदी जो है लंदन में। ठीक है, सिंध नदी कहाँ है? तो आपको पता है कि पेरिस में है। हम बात करते हैं टाइबर नदी, तो टाइबर नदी कहाँ पड़ता है? रोम में पड़ता है। और ओडर नदी जो है फ्रैंकफर्ट में पड़ता है। फिर से आपको बताते हैं लंदन में कौन सी नदी निकलती है? तो लंदन में जो नदी निकलती है वह है टेम्स नदी। टेम्स नदी कहाँ है? तो लंदन में है। सिंध नदी कहाँ है? तो सिंध नदी पेरिस में है। ठीक है, टाइबर नदी कहाँ है? तो टाइबर नदी जो है रोम में है। और ओडर नदी कहाँ है? तो यह फ्रैंकफर्ट में। ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सिंध नदी किस नगर से होकर गुजरती है? तो यह है पेरिस से। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए, गोबी मरुस्थल की बात करें तो यह है चीन में। ठीक है, कहाँ पे है? चाइना में। आगे चलते हैं, अगला कि सुएज नहर किसको जोड़ती है? देखिए, सुएज नहर जो है यह किसको जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर किससे जोड़ती है? यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सबसे अधिक जो तेल निर्यातक देश जो है वह है सऊदी अरबिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? यानी कि भारत सरकार को जो राजस्व मिलता है वह कहां से मिलता है? तो यह मिलता है अप्रत्यक्ष कर से।
कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है आपका अप्रत्यक्ष कर से मिलता है। अगला कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि यहाँ पे सत्य नहीं है? यहाँ पे कौन सा जो पंचवर्षीय योजना है वह सही नहीं है? देखिए पहला जो हुआ था वह 1951 से 56 तक हुआ था, पता है। दूसरा जो हुआ था 56 से 61 हुआ था। तीसरा जो हुआ था 61 से 66 हुआ था। लेकिन चौथा जो है 66 71 नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि 66 में आपको क्या था, अवकाश घोषित किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लड़ाइयाँ छिड़ गई थी, युद्ध हुआ था, ठीक है, इन सब बीच में। तो ये आपका चौथा जो है नहीं होगा, बाकी तीनों आपका सीरियल वाइज यहाँ पे पंचवर्षीय योजना। और चलते हैं फिजिक्स में, क्वेश्चन पूछा गया था कि वैज्ञानिक अल्बर्ट जो आइंस्टाइन था वह प्रसिद्ध है किसके लिए? तो अगर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो किसके लिए? तो प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि निकोलस कॉपर प्रसिद्ध है, यानी कि कॉपर निकोलस के बारे में आप जानते हैं, जो सौर सिस्टम से संबंधित व्यक्ति है। इन्होंने क्या कहा था कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। इन्होंने कहा था कि जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी नहीं लगाता है। ये किसने कहा था? निकोलस कॉपर ने कहा था, कोपरनिकस कहा था। दूरबीन का खोज जो हुआ था 1605 ईस्वी में हुआ था, गैलीलियो ने किया था। ध्यान रखिएगा, दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, जो 1605 ईस्वी में किया था। और यहाँ पे कोपरनिकस ने कहा था कि जो ग्रह है वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चारों ओर घूमते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी नहीं लगाती है, ठीक है, यह कोपरनिकस ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि स्टील जो है धातु है, यह केमिस्ट्री का है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका है? तो अगर हम इस मिश्र धातु की बात करें तो लोहे और क्रोमियम के मिश्रण का है। किसका है? लोहे और यहाँ पे तांबा हो जाएगा, लोहे और क्रोमियम बोले हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेनलेस स्टील धातु जो है वह किसका है? तो यह हो जाएगा लोहे और क्रोमियम का आपका मिश्र धातु हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है? तो लोहा और क्रोमियम का है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बदलाव आप देखेंगे कि नहीं होता, जैसे कि हवा में चांदी के बटन का काला होना, या फिर मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती का जलना वह तब भौतिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे मोमबत्ती से क्या होता है? मोमबत्ती से आप मोम बना सकते हैं, मोम को पिघला के आप बना सकते हैं। दूध से दही का जमना, तो दूध से दही जम सकता है क्या? दही से दूध जम सकता है? नहीं। पानी में चीनी का घुलना, यह बात क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। यह क्या है? पानी में चीनी का घुलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और या तो आप रासायनिक में चले जाएंगे, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, ये सब देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी में चीनी का घुलना क्या हो जाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो भाप गुजरती है ऊपर से। कहां से? जब अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो भाप कहां से निकलती है? तो वह एल्युमिनियम से होकर निकलती है, एल्युमिनियम के ऊपर से। अगला कि वह वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? देखिए एक जो वयस्क हाथी होता है उसका वजन कितना होता है? तो एक वयस्क हाथी की अगर बात करें तो उसका वजन जो होता है वह 7,000 किलो होता है, ठीक है। कितना होता है? जो लगभग 7,000 किलो होता है। इसी के करीब जो होगा वही आंसर आपका जाएगा। तो इसके करीब में कौन है? तो 5,000 है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। इसकी हाइट की बात करें तो 4 मीटर के आसपास होता है। और इसके जीवन की बात करें तो लगभग 70 वर्ष तक होता है हाथी का जीवन, ठीक है। लगभग हाथी का जीवन जो होता है 70 वर्ष का होता है। और इसकी भार की लगभग बात करें तो 7,000 के आसपास होता है। तो यहाँ पे 5,000 है, तो आपका यहाँ पे चलेगा। हालांकि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो यहाँ पे कहता है कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? इसमें दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में उसको अचानक ठंडा कर दिया जाता है। यानी कि क्या होता है? पाश्चुकृत उसको किया जाता है कि दूध को लंबे समय तक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है और फिर उसको ठंडा कर लिया जाता है। यह होता है पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया। अगला है कि तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला है कि एम्फीबिया क्या बताता है? देखिए एम्फीबिया जो है यह क्या होता है? यह संबंधित है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु है, ठीक है। एम्फीबिया बताता है कि जल और स्थल दोनों पे रह सकने वाले पशुओं को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 49 कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि सत्य नहीं है, एक गलत है, आपको ये बताना है। देखिए बात करते हैं तो यह मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है मलेरिया, बिल्कुल सही बात है। यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती है, जब क्षेत्र बदलते हैं तो वहां पर अधिकतर पाई जाती है। इसके इलाज में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह भी बात सही है, लेकिन यहाँ पे यह परोपजीवी कीट द्वारा होता है, बिल्कुल गलत है। यह मादा एनोफिलिस के काटने से फैलता है, ठीक है। अगला कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा में अगर भारतीय जनक की हम बात करें, भारतीय कार्यक्रम के जनक की बात करें तो यह हो जाएगा HJ भाभा, ठीक है, जहांगीर भाभा बोलते हैं परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक। अगला कि अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान विकास का श्रेय किसको जाता है? तो हम बात करें कि अगर अंतरिक्ष अनुसंधान तो यह जाता है विक्रम साराभाई को। किसको जाता है? यह जाता है विक्रम साराभाई को।
और भारत का स्पेस सेंटर कहाँ है, तो आपको पता है कि बेंगलुरु में है। अगला है कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। कैसा, तो यह होता है विकलन प्रक्रिया के द्वारा। देखिए, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है, उससे बिजली उत्पन्न होता है विकलन प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य अवस्थित है कहाँ पे। देखिए, बिहार राज्य जो अपना अवस्थित है वह कितना है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार जो राज्य अवस्थित है वह किस देशांतरों के बीच में है, तो 84 डिग्री से लेकर पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक बिहार अपना अवस्थित है। बिहार में साक्षरता दर लगभग कितना है, तो बिहार की अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो यह हो जाएगी 2011 के जनगणना के अनुसार देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 38% क्या हो जाएगा यहाँ पे साक्षरता है लगभग। अभी तो बढ़ गई है आपकी, जब अब की जनगणना होगा तो उसमें आपको पता चलेगा। हालांकि भारत में बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो भारत में बिहार की अगर जनसंख्या की बात करें तो देखिए यह जनसंख्या कितनी है, तो यह जनसंख्या हो जाएगी आपकी तीसरा सबसे अधिक हो जाएगा। भारत में बिहार की तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका, यहाँ पे 55 हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन है कि वर्तमान में झारखंड राज्य, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मुंडा जनजातियां कहाँ बसी हुई है। देखिए, मुंडा जनजातियां जो बसी हुई है यह झारखंड में बसी हुई है। कहाँ पे है, तो मुंडा जो जनजातियां है यह कहाँ पे बसी हुई है, तो यह झारखंड में बसी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो अभी क्या करेंगे, या बिहार ही यहाँ पे आंसर लगाएंगे आप। और यहाँ पे अभी जो है मुंडा जनजातियां अभी जब बंटवारा हो गया बिहार का, तो यह कहाँ है, झारखंड में पड़ता है। हालांकि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लॉ अस्क उपलब्ध नहीं है, यानी कि विभिन्न जो भारतीय राज्य है जहाँ पे लॉ अस्क नहीं है तो वह है कहाँ पे, पंजाब में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 1992 में प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किसके लिए खबरों में था। 1992 में बात करें तो स्विट्जरलैंड का जो डावोस है वह किसके लिए प्रसिद्ध था, तो यह प्रसिद्ध था किसके लिए, यह विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध था। अगले क्वेश्चन की बात करते हो, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम जो सीधी बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो इजराइल और पीएलओ के बीच अगर हम बात करें प्रथम सीधी बैठक की, तो यह बैठक हुई थी कब, मैड्रिड में। कहाँ हुआ था, मैड्रिड में हुआ था, इजराइल और पीएलओ के बीच में। अगला कि शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो यह पुरस्कार जो दिया गया था यह आपका सेमनजुमा को दिया गया था। ठीक है, तो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे तो ध्यान रखिएगा। खैर ये तो आपका उस समय का पुराना था, अभी आपको नया वाला पढ़ना होगा। अगला कि प्रसिद्ध फिल्म जो निर्देशक है सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला था, तो देखिए सत्यजीत रे को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आपको पता है कि यह ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और यह इंपॉर्टेंट है, चाहे उस समय की बात हो या अभी की बात हो, तो जीवन भर की जो उपलब्धियों का विशेष होता है वो ऑस्कर पुरस्कार होता है। तो यह फिल्म निर्देशक जो सत्यजीत रे हैं उनको दिया गया है। फिल्मों की बात करें तो अभी आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि 1992 के शुरू में भाग में जेकेएफ खबरों में था। देखिए जेकेएफ खबरों में किस लिए था, तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यह था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए, यानी कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसका जो नियंत्रण रेखा पास करने की कोशिश करने के लिए यह प्रसिद्ध में था। ठीक है, यह प्रसिद्ध में था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना हुई जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए थे, तो यह कहाँ पे नरसंहार हुआ था, तो यह हुआ था गया के निकट। कहाँ पे हुआ था, तो गया के निकट यह नरसंहार हुआ था जहाँ पे 40 लोग मारे गए थे। अगला कि पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीटों की संख्या, तो यह आपका पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन रहेगा जो करंट अफेयर्स के तौर पे होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये तो खैर इसके अकॉर्डिंग है तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका अच्छी हो जाएगा, खैर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला कि किस भारतीय राज्य में अभी कालाजार बीमारी फैली हुई है, तो यह अभी आपके करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है, तो यह था आपका बिहार में कालाजार फैला हुआ था उस समय। ठीक है, 1992 की बात है। अगला कि वर्ष 1992 और 93 के लिए एक वित्तीय घाटा प्रदर्शन क्या है, कितना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 500 करोड़ का। तो करंट अफेयर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग मेरे अनुसार 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से आपके होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जो उस्ताद जहांगीर डागल है हाल की खबरों में थे वह किससे संबंधित थे, तो यह थे ऑप्शन नंबर या इनकी संगीत अकादमी जीतने के लिए उस्ताद जहांरुद्दीन। अगला है कि भारत ने 1991 को घोषित किया था, तो 1991 को क्या घोषित किया था, यह घोषित किया था कि भारत की यात्रा वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 69 है कि 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो यह जो पुरस्कार दिया गया था यह दिया गया था JRT टाटा को। ठीक है, किसको, JRT टाटा को यह पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न 1992 में। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है,
तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम बात करें तो जगदीश कुमार है। ठीक है, जगदीश कुमार थे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो यह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप अभी करंट अफेयर्स पे ध्यान रखिएगा। लेकिन 1990 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया था, आपसे डेट नहीं पूछेगा लेकिन सीधे पूछेगा आपको फिल्म के क्षेत्र में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो किसे, तो ए नागेश्वर राव को दिया गया था। किसको, ए नागेश्वर राव को दिया गया था। अगला कि निम्नलिखित पत्रकारों में से जो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है। तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले अगर व्यक्ति की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुण शौरी। कौन जो है, अरुण शौरी, जिनको 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और यह एक राजनीतिज्ञ भी थे, लेखक के साथ साथ। अगला क्वेश्चन की बात करें तो रसायन शास्त्र के लिए 1991 का जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो किसे दिया गया था, या रिचर्ड अंसेंट को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1992-93 के रेलवे बजट के लिए बात करें, अगर रेलवे बजट की बात करें तो इसमें जो राजस्व में वृद्धि का अनुमान था वह कितना अनुमान इसमें था, तो इसमें वृद्धि के अनुमान की बात करें तो यहाँ पे 290 करोड़ की बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि 1991 का डेविस कप किसने जीता था। देखिए, तो करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान देना है, कई सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से, बीपीएससी जो एग्जाम लेता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, किससे, तो करंट अफेयर्स से, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस, यानी कि डेविस कप जीता था किसने, तो फ्रांस ने जीता था। अगला कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट मैच श्रृंखला, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि उससे संबंधित था, आप अभी वाला आईपीएल वगैरह देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बुतरक घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं। देखिए, ये भी है, तो जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के हो गए या विश्व बैंक के हो गए, ठीक है, इस सबको आप देख लीजिएगा। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। तो पूर्व सोवियत संघ का कौन सा ऐसा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्टोनिया, जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। अगला है सार्स, दक्षिण जो है सार्स आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य किया था। तो अगर हम इसकी बात करें आंसर की तो यह हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग के लिए। ठीक है, दक्षिण जो है सार्स आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग के लिए। अगला कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म क्या कहलाता है, यानी कि मदर टेरेसा ने जो स्थापित धर्म किया था वह क्या था, उसको कहा जाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म था। अगला कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। तो पंचशील की अगर मुख्य विशेषता की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देशों के बीच मित्रता और शांतिपूर्ण का अस्तित्व करना। ठीक है, यह हो जाएगा पंचशील की मुख्य विशेषता। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्धि था। तो बछेंद्री पाल के बारे में आप जानते हैं, यह पर्वतारोहण थे, ठीक है, जो यहाँ पे चढ़ने का काम किए थे। ठीक है, इनका घर कहाँ था, इनका घर था उत्तराखंड के उत्तरकाशी में था। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और पहले भारतीय महिला भी बनी थी और विश्व की 5वीं महिला बनी थी। और ये चढ़े कब थे, तो 23 मई 1989 को। ठीक है, और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है, नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। अगला कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा की बात करें तो यह दिया था नारा किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, कौन व्यक्ति है जिनको गुरुदेव की उपाधि दिया जाता है। तो यह आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि दिया गया है। अगला कि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वह किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो यह विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के मतलब है। ठीक है, जो विद्यालय शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको सुधारने से है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन आप जानते हैं जो उत्तराखंड का जो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र है, जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उनके द्वारा जो वृक्षों की रक्षा करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन से लोग वृक्षों के अंदर चिपक जाते थे कि भाई इसको नहीं काटा जाए। अगला है कि एस्पेरांतो क्या है। देखिए, एस्पेरांतो की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। यानी कि एस्पेरांतो की बात करें तो जो विश्व की भाषा है उसमें कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, अपने से जो आर्टिफिशियल है। ठीक है, यह होता है एस्पेरांतो। अगला कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया लिखा है, यह पुस्तक का नाम है। तो अभी भी बहुत सारे पुस्तक है जो नए लॉन्च हुए हैं, उन सबको भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे नीतीश कुमार की जीवनी पे एक पुस्तक आया है, ठीक है, इन सबको देखिएगा। तो ऑटोबायोग्राफी और ए अननोन इंडिया किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वह भाषा जो भारत को हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक द्वारा बोली जाती है, तो वह भाषा कौन सी हो जाएगी, तो वह भाषा हो जाएगी तेलुगु हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें
तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं। तो स्विट्जरलैंड में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो वहां पे बोली जाती है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन। तो स्विट्जरलैंड में बोली जाती है क्या, अंग्रेजी, डच और अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की जो भाषाएं है वो कौन सी है। यूनेस्को की भाषाएं की बात करें तो यह हो जाएगा 6 भाषा इसकी है। इसमें आप देखेंगे जैसे अरबी हो गया, चीनी हो गया, अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, रूसी हो गया, स्पेनिश हो गया, ठीक है, स्पेनिश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जर्मन, फ्रेंच और रूसी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा, जर्मन, फ्रेंच और रूसी हो जाएगा यूनेस्को की भाषा। अगला है कि भारत में जन्मे जो 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था वह कौन से हैं, कौन से व्यक्ति हैं, तो वह हरगोविंद खुराना थे, ठीक है, जो भारत में जन्मे थे लेकिन यह अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, हरगोविंद खुराना और सीवी रमन को दिया गया था। और यह कब दिया गया था, तो 1968 में दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। देखिए कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। देखिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है ताकि विज्ञान जो है लोकप्रिय बना रहे। और कलिंग पुरस्कार की स्थापना जो है 1952 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है ताकि विज्ञान में रुचि बनी रहे। अगला कि वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र से संबंधित कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो वैज्ञानिक इवान पावलो की बात करें तो किस क्षेत्र से जाने जाते हैं, तो यह है प्रायोगिक मनोविज्ञान से। किससे, तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति कौन है, इवान पावलो है, ठीक है। पावलो का नाम सुने होंगे आपने। पावलो ने क्या किया था भाई, कुत्ते के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। अगला है कि किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। तो थॉमस कप जो पुरस्कार होता है वह किसके लिए दिया जाता है, तो यह दिया जाता है बैडमिंटन के लिए, ठीक है, इसके लिए तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल हुआ था। तो पहला जो एशियाई खेल हुआ था वह कब हुआ था, तो पहले एशियाई खेल की अगर बात करें तो यह हुआ था नई दिल्ली में। पहला एशियाई खेल कब हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, 1951 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है। तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम की बात करें तो यह हो जाएगा जर्मनी में हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो प्रकाश पादुकोण की बात करें तो यह किससे है, तो यह है बैडमिंटन से। किससे है, बैडमिंटन से। अगला कि डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो डुरंड कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन है कि लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। तो लिम्बा रामा की बात करें तो यह तीरंदाजी में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। तो देखिए इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च करना है आपको टेक स्टडी बीएड। यहाँ पे क्या करना है, टेक स्टडी बीएड आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पे जो भी डाउट होगा अपना पूछ भी सकते हैं। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए और डेली जो है शाम 8 बजे आपको यह वीडियो मिल जाएगी। तो 100 क्वेश्चन हमने आपको कराया। देखिए 100 क्वेश्चन में से 10-15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो पहले से रिलेटेड है। आप 20 क्वेश्चन ही मान लो, तो मान लो कि 80 जी के क्वेश्चन तो आपके लिए नया हुआ ना। मान लो कि 15-20 जो करंट अफेयर्स से पहले से संबंधित थे तो आपके काम में नहीं आने वाला है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि जंतर मंतर का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, ठीक है, किसको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए काम की है। तो इस समय आप उन सब क्वेश्चन को देखिए इसके पीडीएफ के रूप में, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है तो इसलिए आने की संभावना जो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर बीपीएससी जो है क्वेश्चन अगर तय भी करता है तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर इसमें शामिल होंगे जो बीपीएससी के द्वारा सिविल सेवा में लिया गया था। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देखना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो आपको कल 8 बजे मिलेगी। तो एग्जाम से पहले जितने भी यहाँ पे 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे कम समय में। धन्यवाद।